और जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि इसको सोशल मीडिया के अपने प्लेटफॉर्म पर ज़रूर डाल दें। आज महीने का अंतिम दिन नहीं है बल्कि साल का अंतिम दिन है। आज 31 दिसंबर 2025, पूरा साल का आखिरी दिन। तो मुझे लगा कि बातचीत कर लेनी चाहिए। ठंडी का मौसम है, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। जो भी साथी जुड़ रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि अपने सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, फेसबुक हैं, ट्विटर हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उसको सब लोग शेयर जरूर कर दीजिए। क्योंकि कुछ अहम बात है। 2025 में हम सब ने क्या खोया और क्या पाया। आने वाले 2026 में आगे की रणनीति, आगे की तैयारी और आगे कैसे हम अपने मिशन को आगे बढ़ाएंगे, तमाम महत्वपूर्ण बातें हैं जिसमें आप सबका सहयोग बहुत जरूरी है। इन्हीं कुछ विषयों पर आपसे बात करेंगे। लगातार काफी संख्या में साथी हमारे जुड़ रहे हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आज मेन मीडिया क्या कर रही है, लेकिन इतना ही कह देने से हमारा आपका काम पूरा नहीं होगा। एक मीडिया हमारे आपके पास है, हमारे आपके जेब में है, हमारे आपके हाथ में है। उस मीडिया का भी इस्तेमाल करना हमें सीखना पड़ेगा, तभी हम अपने मिशन को आगे बढ़ा पाएंगे। तो मैं सभी साथियों से कहूंगा कि जहां तक आप इस फेसबुक लाइव को पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, निश्चित रूप से पहुंचाएं। क्योंकि सोशल मीडिया हमारी एक ताकत है और उसी ताकत से हम चीजों को आगे बढ़ा पाएंगे। रमेश चंद्र सेन साहब कौशाम्बी से हैं, कुशवाहा जी हैं, विनय जी लगातार, सुनील जी, नीरज तिवारी जी, मनोज कुमार जी, बहुत सारे साथी लगातार, पूजा भारती जी, जेके शर्मा जी, शिव कुमार साहब, बहुत सारे साथी लगातार जुड़ते जा रहे हैं। मैं सभी से आग्रह करता हूं पुनः, और आज से 1 मिनट इसी बात के लिए मैं आपसे बात करूंगा कि सोशल मीडिया की ताकत। आपका यह आंदोलन जो जमीन पे था आज बुलंदियों पर पहुंचा है, उसके पीछे हमारी जो टीम है, अटेवा एनएमओपीएस के साथी हैं, सहयोगी साथी हैं, विभिन्न संगठनों के सहयोगी साथी हैं, उन सब लोगों की ताकत और सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल इस आंदोलन को ऊंचाइयों पर लाया है। तो मैं तो आप सबसे यही कहूंगा कि सोशल मीडिया की थोड़ी धार को मजबूत करिए। और हमने जैसे 25 नवंबर 2025 को जंतर मंतर पे एक बात कही थी, शायद आज बहुत सारे लोग इसको महसूस कर रहे होंगे कि वो बात यूं ही नहीं निकली, कलम चलाओ आंदोलन बढ़ाओ, वो यूं ही नहीं निकली। उसके पीछे का कोई बड़ा कारण होगा, कोई बड़ी बात होगी, तभी बात हमने कही है। तो सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक बड़ी ताकत है। अभी 1-2 घटनाएं देश के अंदर हुई, जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहता, अरावली को लेकर के पूरे देश के लोग खड़े हो गए। ऐसा नहीं कि कहीं पर लाखों लाख इकट्ठा हुए, सोशल मीडिया के अकाउंट से अपने डालने लगे। सुप्रीम कोर्ट, सरकार, प्रशासन को अपने कदम पीछे हटाने पड़े। ये हमारी सामूहिक एकता की ताकत है, ये हमारी ताकत है। तो इसलिए घर बैठे, ठंडी है नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन जेब में मोबाइल होगा, हाथ में मोबाइल होगा, तो उसका इस्तेमाल करें।
हम सब अपने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से अपने मुद्दे के लिए, मिशन के लिए, आंदोलन के लिए, संगठन के लिए, संगठन के संघर्ष को रोज कुछ न कुछ लिखा पढ़ा करें, रोज कुछ न कुछ डाला करें। उसमें कुछ साथी हैं जैसे हमारे वीरेंद्र सक्सेना जी हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं, बात आई नहीं कि तुरंत सोशल मीडिया पर उसको प्रसारित कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे साथी हैं। मैं सबको कहना चाहता हूं, अब कलम क्रांति की जरूरत है। चंदेश्वर जी लिख रहे हैं, बिल्कुल कलम क्रांति की ही जरूरत है, रक्त क्रांति नहीं। उससे बड़ी धार होती है कलम की क्रांति। और अब चलाओ आप लोग अपना हक, अपना अधिकार, अपना भविष्य अगर बचाना है तो कलम चलाना पड़ेगा। बहुत सारे साथी जुड़ गए हैं, मैं अपनी बात शुरू करता हूं। सोशल मीडिया एक बड़ा था, इसलिए मैंने कहा उस पर बात हो जाती है। सभी साथियों का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। काफी अरसे बाद मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। बेद जी हैं, रजनी जी हैं, दानिश भाई हैं, बहुत सारे लोग लगातार सोशल मीडिया पर चीज़ों को पहुंचा रहे हैं। मैं सभी का धन्यवाद देता हूं। एक तो 2025 का आज अंतिम दिन है, साल का अंतिम दिन है, महीने का अंतिम दिन है। जो भी हम सब लोगों ने 2025 में कर पाए करें, जितनी क्षमता थी उससे ज़्यादा किया गया, जितनी आवाज़ थी उससे ज़्यादा आवाज़ लगाई गई, जितने संघर्ष के प्लेटफॉर्म होते हैं सब करे गए, सब किए जा रहे हैं। और सरकार पर कहीं न कहीं प्रेशर है, खास करके हमारे मुद्दे पर, पुरानी पेंशन के मुद्दे पर। आप थोड़ा सा एक दृष्टिकोण डालिए, शिक्षकों, कर्मचारियों, नौजवानों के किसी समस्या पर सरकार कहीं भी हलचल में नहीं है, लेकिन एक विषय है जिस पर प्रेशर महसूस करती है और रोज संशोधन पे संशोधन करती है। ये प्रेशर का नतीजा है, लेकिन गुमराह नहीं होइएगा। हमारा आपका मकसद संशोधन नहीं है, मैं बार बार इस बात कर रहा हूं और सचेत भी करता रहता हूं। हमारे बहुत सारे साथी गुमराह भी हो जाते हैं। यूपीएस की तरफदारी करने वाले, यूपीएस में, एनपीएस में संशोधन करने वाले लोगों से सावधान रहना है। ये बात मेरी छोटी जरूर है, लेकिन संकेत बड़े हैं, क्योंकि पूरे आंदोलन को अगर सबसे ज्यादा कोई नुकसान कर रहा है तो उसमें सुधारवादी लोग और उसके तरफदारी करने वाले लोग इस आंदोलन का ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। मैं कहता हूं जिसको पसंद है वो ले लेना, वो दूसरे क्यों कह रहा है कि ये संशोधन हो जाए तो अच्छा हो, ये संशोधन अच्छा है। और संशोधन की गुत्थम गुत्थी में है कि जो संशोधन कर रहे हैं और जिसके लिए किए जा रहे हैं, एक संशोधन है, दूसरा नहीं तीसरा, तीसरा नहीं चौथा, चौथा नहीं पांचवा, छठा, उसी में इतना उलझा दे रहे हैं कि आपको समझ में नहीं पाएगा कि एनपीएस यूपीएस क्या है, ओपीएस में क्या। सीधा सीधा सीधी बात, सरल बात है, एक एक आदमी उसको समझ जाता है कि ओपीएस में ये है। आज कोई कह दे, विशेषज्ञ बैठ बता दे कि अब तक के यूपीएस में क्या क्या संशोधन हुए और उसके क्या नेगेटिव और क्या क्या पहलू हैं। इतना उलझा दिया जा रहा है कि आप समझे ना पाओ कि यूपीएस क्या है, आप समझे ना पाओ कि ये ठीक है वो ठीक है। इसलिए मेरे साथियों, मैं निवेदन करना चाहता हूं, सुधारवादियों से और तारीफदार करने वालों से सावधान रहिएगा, नहीं पेंशन आंदोलन को आपको तहस नहस कर देंगे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप ओनली ओपीएस, और ये पूरा देश समझ गया, यूपीएस में 96% लोगों ने नकार के ये साबित कर दिया कि उन्हें ओपीएस चाहिए। ये पूरे देश का कर्मचारी जो पदोन्मुख होंगे वो अपना खेल खेलेंगे, वो बड़ी बात नहीं है, हर दौर में चलता रहता है। और जो मेरे आलोचक भी हैं उनको भी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आलोचना करने से भी चीज़ें अच्छी रहती हैं और आलोचक होने चाहिए, क्योंकि ये जान लीजिए आप सही रास्ते पे हैं तो दुश्मनों की भरमार आपके साथ रहेगी। ये कोई नई बात नहीं है, ये हम आप नहीं झेल रहे हैं,
इस देश में जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो कुछ चमचागिरी कर रहे थे, कुछ चापलूसी कर रहे थे, कुछ चुंगलखोरी कर रहे थे, कुछ जासूसी कर रहे थे। आज़ादी के समय भी, या जब सामाजिक क्रांति हुई, तमाम महापुरुषों ने आज सामाजिक क्रांतियां की, उस समय भी लोग उनके पीछे पड़े रहे, हाथ धो के पीछे करिए। कि महापुरुषों के इतिहास पढ़िए, आप देखिए क्या महापुरुषों को आसानी से अपने काम करने दिए गए? क्या नहीं किए गए ना। और सत्ता के पक्ष में बैठना दुनिया का सबसे आसान काम है। सत्ता से आंख में आंख मिलाकर सवाल करना दुनिया का सबसे कठिन काम है। मुझे फख्र है अपने साथियों, अपने संगठन पर कि कम से कम हम लोग मजबूती के साथ आंख में आंख मिलाकर सरकार से कह रहे हैं कि आपकी एनपीएस ठीक नहीं है, आपकी यूपीएस ठीक नहीं है, हमें ओपीएस चाहिए। इतना मादा भी सब में नहीं होता है। हम अपने तमाम साथियों को धन्यवाद देता हूं, इस बात के लिए बधाई देता हूं, जो इस अटेवा एनएमओपीएस उसके सहयोगियों के साथ खड़े हैं। वो आज के जमाने के बहादुर हैं, असली राष्ट्रभक्त हैं। राष्ट्रभक्ति इसमें नहीं होती है कि सरकार की चापलूसी करिए, गलत नीतियां उसकी भी तारीफ करिए। टीटी आया, गलत है तो गलत है। एनपीएस आया, गलत है तो गलत है। फोटो खिंचाने, बुके देने से ओपीएस बहाल होनी होती तो हो गई होती। सड़कों पर संघर्ष से होगा, और अभी तक जो मिला है वो संघर्षों से मिला, सड़कों पर। तो मेरा आप सबसे सचेत करते हुए दो काम पर सचेत रहिएगा। एक तो तरफदारी करने वाले और संशोधनवादियों से। हमारा लक्ष्य ओपीएस है। कौन पदों की लालसा में गुमराह कर रहा है वो आप सब जानते हैं। एक निवेदन और जो है, कलम चलाइए। आपको लगता है विजय बंधु अकेले बोले बात बन जाएगी, मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूं इससे। सब लोग बोलो, सब लोग लिखो, जो कर सकते हो करो। कम से कम जब इतिहास इस लड़ाई का लिखा जाएगा तो उसमें लड़ने वालों में आपका नाम होगा। चमचागिरी और सरकार दरबारगिरी में नहीं लिखा जाएगा। ये तो कम से कम होगा। अब आता हूं इन मुद्दों पर। जब मैं सरकार की बात करता हूं, और सरकार कोई भी होगी, गलत करेगी उसकी आलोचना होगी, और सरकार को सुनना चाहिए। और सवाल सरकार से ही होता है, जो सत्ता में बैठेगा उसी से होगा। कल डिबेट थी, उसमें विपक्ष के भी एक प्रवक्ता ने गैर जरूरी जानकारी, गलत तथ्य दिया। मैंने उसका भी प्रतिवाद किया कि आप विपक्ष में शायद इसीलिए हैं क्योंकि आप तथ्यों को समझ नहीं रहे, तथ्यों को लेकर के सड़कों पर संघर्ष नहीं कर रहे हैं। तो हम ओपीएस के लिए हैं, हम किसी पार्टी के लिए नहीं हैं। सत्ता पक्ष के उन्होंने कहा बोझ है, मैंने उसका प्रतिवाद किया। विपक्ष के लोगों ने ढंग से प्रस्तुतिकरण नहीं किया ओपीएस के मुद्दे पर, मैंने उनका भी प्रतिवाद किया। तो आपसे भी मेरा निवेदन है कि जो कर सकते हैं करिए। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं, और मैं बता रहा हूं, जिस दिन हर व्यक्ति अपना 10 से 20% दे देगा, ऐसा न मानिए कि नहीं कुछ होता है। अरावली उसका उदाहरण है, उदाहरण है। पूरा देश खड़ा हो गया, चिल्लाने लगा, बात रखने लगा, वापस हुआ। 10% आपसे मैं मांग रहा हूं। हमारे तमाम सारे पदाधिकारी हैं जो दिन रात काम करते हैं। हम दिन रात की बात नहीं कर रहे हैं। मैं सामान्य तौर से साथियों से कहना चाहता हूं, अपना 10 से 20% इस आंदोलन को, अपना समय, अपना विवेक, अपनी बुद्धिमत्ता अगर लगा दें तो भूचाल आ जाएगा। और ये करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेन मीडिया जब भी दिखाएगी ओपीएस के विरोध में दिखाएगी। इसलिए आपका दायित्व तो ज्यादा है। तो उठिए, उठाइए, कलम चलाइए, आंदोलन बढ़ाइए। रोज लिखिए, 10 लाइन लिखिए,
लिखिए जरूर। मैंने कहते किसी का आलोचना लिखिए, लेकिन अपने आंदोलन को, अपने मिशन को, अपने मुद्दे को, अपने अटेवा एनएमओपीएस के संघर्षों को पर आप लिख सकते हैं। संघर्ष इतना बड़ा हुआ है, लिखा कुछ नहीं गया अभी तक। मैं अपने साथियों से अपील करता हूं, चाहे वो ब्लॉक के हों, चाहे जिले के हों, चाहे मंडल हो, चाहे प्रदेश हो, चाहे राष्ट्रीय, कम से कम नए साल में एक संकल्प ले लीजिए कि जो आपने संघर्ष किया है उसको कम से कम दस्तावेजीकरण कर लीजिए, उसको लिख डालिए। प्रदेश के लोग प्रदेश की, जिले के लोग जिले की, ब्लॉक के लोग ब्लॉक के, राष्ट्रीय लोग लिख डालिए। दस्तावेज संघर्षों का बनाइए, कलम चलाइए। मामूली संघर्ष हुआ है, और उस दौर में जब सब चुप हों, एक संगठन है सीना तान के पहले दिन से और आज तक ओपीएस की बात करता है। और ऐसा नहीं संघर्षों से चीजें नहीं आई हैं, संघर्षों से आया है, बहुत कुछ आया है, अभी और आएगा। और हम उम्मीद करते हैं कि 2026 हम सबके लक्ष्य पूरा करने का वर्ष हो, हम सबके मिशन का जो सपना है वो पूरा हो। इस शुभकामनाएं देता हूं पूरे देश के नागरिकों को, पूरे देश के साथियों को, कि नया वर्ष हम सबके लिए सुखद हो, समृद्ध हो, स्वास्थ्यवर्धक हो। ये जरूरी है, लेकिन होगा कैसे, इस पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे होगा, कौन करेगा? कोई और नहीं, आप स्वयं आप अपने को चेक करिए कि इस आंदोलन में हमारी कितनी भूमिका है। आप पद पे हैं या नहीं है, वो कोई बहुत बानी नहीं लगता है। बहुत सारे लोग पदों पर बैठे कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बिना पद के बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आप अपने से क्वेश्चन करिए, अपने से पूछिए कि क्या इस आंदोलन में आज के दिन हमारी क्या भूमिका रही। क्या हम अपने पद का, अपने मिशन का, अपने दायित्व का हम निर्वाह कर पाए? नए साल के लिए यही मैसेज है मेरा कि आप अपने अपने दायित्वों को अगर निभाने का 10 से 20% लक्ष्य रखिए तो आज दिसंबर 25 है, दिसंबर 26 के पहले पहले हम लोग ओपीएस में हो सकते हैं। लड़ाई बढ़ी है, शुरू कहां से की गई? जीरो से शुरू, जीरो से हुई थी। आज हम 70-80% चीजों की तरफ बढ़ चुके हैं। हम फिर निवेदन कर रहे हैं, जैसे शुरुआती दौर में हुआ था, गुटों, विभागों, पदों की दायरे से बाहर निकल करके ओपीएस ले लीजिए। हमारे आपके बुढ़ापे में सिर्फ अगर कोई काम आएगा तो ओपीएस काम आएगा। ना कोई पद काम आएगा, ना कोई विभाग काम आएगा, न सरकार, न संसाधन, न कुछ, ओपीएस काम आएगा। तो मेरा निवेदन है कि आप अपनी भूमिका निभाएं। अटेवा एनएमओपीएस, उसके सहयोगियों के एक बड़ा परिवार है पूरे देश के अंदर। वो चाहे शिक्षक वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे रेल के साथी हो, डिफेंस के साथी हो, या तमाम विभागों के हमारे अलग अलग साथी हों, अपनी भूमिका निभाइए। आप सिर्फ सरकार को दोष देते रहिए, मीडिया को दोष देते रहिए, इससे कुछ नहीं होगा। बल्कि आप सकारात्मक चल के 10 कदम चलेंगे तो उसका परिणाम सामने दिखाई पड़ेगा। एक भूत और तेजी से फैल रहा है, जिसको मैं बार बार सचेत कर रहा हूं। निजीकरण। निजीकरण इस देश का अभिशाप है, इस देश को खा जाएगा। मुझे तो नहीं लगता सरकार में क्या पॉलिसी चल रही है, किस व्यू से वो देख रहे हैं हमारे सरकारी संसाधनों को, संस्थाओं को, विभागों को और पदों को। लेकिन मैं कह रहा हूं, सरकार की वर्तमान नीति निजीकरण पोषक है। कोरोना काल में सरकार ने खुद देखा कि सारी प्राइवेट संस्थाएं पीछे हो गई, सरकारी संस्थाएं इस देश को बचाने का काम किया। उसके बाद भूत चढ़ा हुआ है। हर संस्था, हर सरकारी विभाग निजीकरण के हाथ में, निजीकरण के हाथ में। क्या तमाशा है भाई, क्या तमाशा मचा रखा गया है। जब सारा कुछ निजी हाथ में है तो सरकार सरकारी क्यों रहेगी? जब सारा विभाग निजी हाथों में चला जाए तो मंत्री विभाग का क्या करेगा? और अभी
गंभीरता से कहना चाहता हूं, एक विभाग की छोटी सी कंपनी ने, इंडिगो ने पूरे देश को तहस नहस कर दिया, पूरी सरकार को नाक रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया। ये है निजीकरण का दुष्परिणाम, ये है निजीकरण। एक विभाग की एक कंपनी ने पूरे देश को संकट में डाल दिया, पूरी सरकार को मजबूर कर दिया। कल्पना करो, जब सारी चीजें निजी हाथों में आप सौंप देंगे तो क्यों आपको कोई प्रधानमंत्री मानेगा? क्यों आपको कोई मुख्यमंत्री मानेगा? क्यों आपके आदेशों को मानेगा? क्यों आपको सुनेगा? वो क्यों सुनेगा? काहे की सुनेगा? इसके बाद भी कोरोना ने दिखा दिया कि निजीकरण कितना घातक है। इंडिगो के इस हफ्ते 10 दिन का जो खेल हुआ उसने दिखा दिया कि निजी हाथों में जाने का मतलब यह है। मैं निजी हाथों की बात नहीं कर रहा हूं, कोई आदमी अपनी चीजें चला रहा है चलाए, लेकिन सरकार सरकारी चीजों को मजबूत करे। अगर इंडिया एयरलाइंस होता तो इतनी गुंडई इंडिगो की नहीं होती, क्योंकि आपके पास विकल्प होता। और जिनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है निजीकरण क्या होता है, 7,000 की टिकट 70,000 में बिका, यही है निजीकरण। कभी सरकारी देखो में आप, बसें रोडवेज की कम हो गई तो 70 वाला 700 हो गया? नहीं, क्योंकि 70 ही रहेगा। ट्रेन में कभी देखा भीड़ ज्यादा हो गई तो किराया बढ़ गया? नहीं। अगर 500 है तो 15,000 नहीं होगा। और जिस देश में 80 करोड़ लोगों को राशन पर जिंदा रखा जा रहा है, क्या वो फ्लाइट तेजस पर चल पाएंगे? वो उन्हीं सरकारी संसाधनों पर चलने के लिए मजबूर हैं और उन्हीं को निजी हाथों में सौंपा जा रहा है। गंभीर विषय है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हम आप जॉब में आ गए हैं, हम जिन बच्चों को पढ़ा रहे हैं अपने, वो कोई जॉब सरकारी जॉब में जाने की स्थिति में नहीं होंगे। देखिए ना, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में लाखों पद खाली पड़े हैं, करोड़ों रोजगार के लिए सड़कों पे हैं। ये क्या है? और मैं बार बार इस बात कहता हूं, विधानसभा लोकसभा की कोई सीट खाली नहीं रहती, और अगर खाली हो भी गई तो 6 महीने के अंदर भर ली जाती है। यही पॉलिसी रोजगार में क्यों नहीं लाती है? और यहां तो पता है कि भाई इतने दिन बाद रिटायर होने वाले हैं, उसके पहले प्रक्रिया शुरू करके उनके रिटायर होने के पहले आप भर्ती कर लीजिए। आपका सांसद विधायक की सीट खाली है तो आप 6 महीने ड्यूरेशन रखे हैं। राजनीतिक पद एक भी दिन खाली नहीं रहेंगे, और सरकारी पद जो गरीब किसान मजदूर मिडिल क्लास लोअर क्लास का व्यक्ति आता है, जिसके सपने होते हैं, उनके पद लाखों लाख सालों साल खाली रहेंगे। तो साथियों, खड़े होइए, अपनी आवाज लगाइए, अपने पक्ष में लिखिए, अपने मुद्दों को लिखिए। आप सब की जरूरत है। पार्वती बहन है, बहुत शानदार काम करती हैं, रोज कुछ गीत के माध्यम से लिखती पढ़ती रहती हैं। सब लोग, अच्छा कोई लिखता भी है तो लोग देख लेते हैं ग्रुपों में। ये नहीं कि उस पर कम से कम वो 20 लाइन लिखा तो आप 2 लाइन तो लिख दीजिए उनके पक्ष में, उनका भी उत्साह बढ़े। कोई भी साथी लिख रहा हो, शेयर कर दीजिए। इतने भी मुर्दानी मत छाइए कि आप चाहते तो सब हैं, करना 1% ना हो। तो ऐसे में सिर्फ अधिकार मारे जाते हैं, हक मारे जाते हैं, आप पर अत्याचार बढ़ते हैं। इसलिए लिख सकिए तो लिखिए, अच्छी बात है। नहीं तो जो लोग लिख रहे हैं, आनंद शुक्ला बहुत अच्छा लिख रहे हैं, शिव कुमार शास्त्री जी हैं, बहुत अच्छा करते रहते हैं, लिखिए। अब इसी को, जैसे फेसबुक लाइव है, बहुत सारे साथी इसमें कमेंट में नहीं आएंगे, शेयर नहीं करेंगे, ग्रुपों तक नहीं पहुंचाएंगे। अरे भाई 10 मिनट का काम है, 20 मिनट काम है, लड़ाई आपकी है। कोई आवाज लगा रहा है तो आवाज में आवाज तो मिलाइए। और उसी आवाज मिलाने का नतीजा था कि आज राष्ट्रव्यापी मुद्दा बना हुआ है, हर सदनों में, हर सभाओं पर चर्चा है। तो आप सबसे पुनः निवेदन करते हुए कलम चलाइए, आंदोलन बढ़ाइए।
कलम क्रांति की जरूरत है। इसमें आपको किसी मैदान में नहीं जाना है, रजाई के अंदर बैठे बैठे अपने मोबाइल को निकालिए और लिख डालिए। पूरे देश भर में इस वर्ष क्या क्या संघर्ष हुआ, इसी को लिख डालिए। लोगों तक जाए तो कि लड़ा जा रहा है। तो ज्यादा देर बात न करके आप सबको पुनः इस उम्मीद के साथ कि अपना अपना हिस्सेदारी, अपनी अपनी भागीदारी जरूर निभाएंगे, ये हम उम्मीद करते हैं आप सबसे। और 2025 तमाम संघर्षों का नतीजा रहा है, लेकिन जब तक एक बात मैं नहीं कर लूँगा तब तक मुझे लगता है कि अधूरा है। 25 नवंबर 25 जंतर मंतर जगह, किसी को समझ में आया ना आए, लेकिन जिस तरह से जंतर मंतर पर तानाशाही प्रवृत्ति अपनाई जा रही है वो ना हमारे हक के लिए ठीक है, न इस देश के लिए ठीक है, न लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है, न आने वाले भारत के भविष्य के लिए ठीक है। भगत सिंह चंद्रशेखर ने इसीलिए फांसी दे दी कि आजाद भारत में अपनी बात न रख पाए। मैं कड़ी निंदा कर रहा हूं और सब शांतिपूर्ण कार्यक्रम हो गया, ठीक है, आपके अकॉर्डिंग हुआ, थोड़ा बहुत आंदोलन में होता रहता है। शांतिपूर्ण कार्यक्रम के बाद पहली बार ऐसा हुआ, कार्यक्रम के बाद FIR हमारे 4-5 साथियों पर। क्यों भाई? जंतर मंतर किस लिए है? अपनी आवाज लगाने के लिए है ना। और उसको ऐसे बना दिया गया पूरी छावनी, देश भर के लोग सुनो समझो, जंतर मंतर नहीं है, वो युद्ध का किसी देश दूसरे देश की छावनी बनाई गई है। चारों तरफ से बैरिकेटिंग, पैरामिलिट्री फोर्स, जहां लगाना चाहिए वहां लगाइए। हम इसी देश के नागरिक हैं, इसी देश से प्यार करते हैं, इसी देश के टैक्स पेयर हैं, उसी टैक्स पेयर से आप अपनी मौज करते हो। इस तरह का माहौल बना दिया गया है जैसे लगता है कि हम अपने देश में नहीं आए, कहीं किसी बॉर्डर पर किसी देश से युद्ध होने जा रहा है। अरे धरना स्थल है, फिर क्या इतने टाइम से आप हक की आवाज लगाएंगे नहीं, इस टाइम के बाद आप हक की आवाज नहीं लगाएंगे। यही भारत है। इसीलिए हमारे महापुरुषों ने फांसी चढ़ा, इसी पे खुदीराम बोस और राम प्रसाद बिस्मिल गए, इसीलिए गए थे। उसकी जितनी निंदा की जाए गलत है, उतना तकलीफ दे रहा है। मैं तो अभी कभी से पाऊंगा तो जंतर मंतर किस घटनाओं को मैं लिखूंगा अपने शब्दों में। क्या हो रहा है इस देश में? हम ही भारत के निर्माता हैं, हम ही आंख नाक कान सरकार के, हम ही को आप अपनी आवाज नहीं लगाने देंगे। ये 2025 का सबसे दुखद क्षण है इस आंदोलन में, मेरे लिए बहुत दुखद क्षण है। किसी को सामान्य सी घटना लगती होगी, मैं इसका चित्र देख रहा हूं आगे का। आज आप पहले था जंतर मंतर पर कोई बैठ जाता था, महीना 2 महीना 4 महीना बैठे रहता था। 2 आदमी बैठे रहते तो मीडिया आती थी, उसको उभारती थी, पूरे देश में फैलाती थी, शासन प्रशासन जाता तो उसका समाधान निकलता था। इतनी बड़ी भीड़, मीडिया एक नहीं। मैं अपने पत्रकार साथियों से, मीडिया हब के संस्थानों से मैं कहना चाहता हूं, आप गलत ट्रैक पर हो। आप जनता की आवाज बनो, जनवादी सवालों के पक्षकार बनो। पूरा देश का एक एक आदमी इस समय मीडिया के चरित्र को देख रहा है। आप अपने को कम से कम 2026 में अपने मूल कर्तव्य को पाओ। सरकार अच्छा काम करती है, आप तारीफ करो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अगर बुरा कर रही है उसको भी दिखाओ। जंतर मंतर पर टाइम बाउंड, इतने बजे बंद हो जाएगा भाई, ये भारत का लोकतंत्र है, यही संविधान में आपको राइट दिया है। नेताजी का भाषण चलेगा, सांसद विधायक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का भाषण चलेगा तो घंटों चले, चाहे जितना चले, उसमें कोई टाइम बाउंड नहीं। आम जनता जाके अपनी बात उठाएगी, उसका टाइम बाउंड है।
2025 का सबसे दुखद क्षण है। और इससे तमाम सारे लोगों से मैं कहना चाहता हूं, इतिहास बरतिए, समझिए इस भावना को। हम कोई गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं क्या? हमारा हक छीना गया है। मैं अपनी सरकार से अपनी फरियाद लगाने जा रहा हूं। बहुत दुखद है। कलम चलाइए साथियों, मैं फिर कह रहा हूं, कलम चलाइए। अगर कलम नहीं चला पाए तो आप और आपकी आने वाली कौम जिंदा होते हुए मृत हो जाएगी, जिंदा लाशें होंगी। आइए अटेवा एनएमओपीएस के साथ इस संघर्ष में, जो शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, पुरानी पेंशन, निजीकरण की समाप्ति पर बात कर रहा है, जनवादी सवाल पर कोई बात ही नहीं हो रही। सवाल क्या है? शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, पुरानी पेंशन है, ये सब सवाल हैं। इस पर डिबेट होने चाहिए। अगर सरकार अच्छा करे तो बिल्कुल उसका भी सामने आना चाहिए, लेकिन अगर सरकार शिक्षा के बजट को कम कर रही है तो ये भी सामने आना चाहिए। रोजगार के लाखों पद खाली है, देश का कितना बड़ा नौजवान रोजगार ढूंढ रहा है, इस पर कोई डिबेट नहीं। तो अगर तुम नहीं डिबेट करोगे तो हम लोग को जिम्मेदारी है कि हम लोग उसका डिबेट करें। और नए साल में कुछ ऐसी मैं कोशिश करूंगा कि आपके माध्यम से एक लोकतांत्रिक तरीके से तमाम जनवादी सवालों को सामने लेके आऊंगा। नए साल का मेरा भी संकल्प है इस कटुता के बीच में भी। और एक बात और कहूंगा, एक नागरिक होने नाते आप उससे नहीं जोड़िएगा, लेकिन एक नागरिक होने नाते मैं जोड़ूंगा। इस देश की जो विशेषता रही है, नफरत नहीं सद्भाव, अनेकता में एकता, इस देश की भावना रही है, इस देश की संस्कृति रही है। त्रिपुरा की जो घटना है, एक छात्र के साथ उत्तराखंड में हुआ, एक छात्र के साथ नहीं हुआ। इस देश की जो मर्यादा है उसके खिलाफ हुआ है। मैं नहीं जानता उसमें कौन लोग हैं, क्यों किया उन्होंने, लेकिन त्रिपुरा भी इसी भारत का भाग है। इतनी कटुता, इतनी नफरत भी अच्छी नहीं है। आप हाईलाइट हो सकते हैं, आपकी नेतागिरी चल सकती है, आपको 4 लोग समर्थक मिल सकते हैं, लेकिन देश की जो सद्भाव है वो खत्म हो रहा है। अच्छा नहीं है। हमारे देश की परंपरा रही है, और जिस तरह की नफरत लोगों में जा रही है, ये ठीक नहीं है। एक नागरिक के नाते, मैं भारत का नागरिक हूं, इसलिए मेरी वेदना है, मेरी ये पीड़ा है। और ऐसी कई घटनाएं हैं। कोई भी करे, किसी के प्रति करे, नफरत नहीं इस देश का मूल सिद्धांत है। और मैं अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि कोई दल, कोई नीति, कोई नेता अगर आपको नफरत किसी लेवल पर सिखाता है, तो एक नागरिक, जागरूक नागरिक के नाते उस नफरत की पावदान से बाहर निकलिए। भारत बहुत विशाल देश है, इस शांति और सद्भाव से ही एक बना रहेगा। अभी कल ही मैं देख रहा था, पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं वहां पर कैंडिडेट मार्च उसके खिलाफ चल रहा है। कुछ साथियों ने कहा कि अगर हमें वहां पर रहने का हक नहीं है तो हमें एक अलग देश बना दीजिए। कहां जाएगा देश? कितने देश में देश बनाएंगे? इसलिए हाथ जोड़ के गुजारिश है पूरे भारतीय समाज से, हम सब भारतीय हैं। वो त्रिपुरा का हो, वो अरुणाचल का हो, वो बिहार का हो, उत्तर प्रदेश का हो, उत्तराखंड का हो, कहीं का भी हो, वो भारतीय है। अगल बगल पड़ोसी राज्यों के कल्चर को अपने देश में ना आने दीजिए। हम अपने आप में बहुत खूबसूरत और समृद्ध देश है, सांस्कृतिक रूप से, विरासत के रूप में भी उसी विरासत को बनाए रखें। जब राम प्रसाद बिस्मिल
खुदीराम बोस, भगत सिंह जब देश के लिए लड़ रहे थे तो सब भारतीय थे और कुछ नहीं। ये चिंता है मेरी एक नागरिक होने नाते। कितना सुंदर देश है, कितना प्यारा देश है, पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत देश है। भाषा अलग, रंग अलग, रीति रिवाज अलग, पहनावा अलग, खान पान अलग, मौसम अलग, फिर भी हम सब गर्व से कहते हैं हम सब भारतीय हैं। ये छोटी लाइन नहीं है, बहुत बड़ी लाइन है। इस परंपरा को, इस समृद्धिपन को, इस सद्भावना के देश को नफरत का देश न बनाया जाए। मैं पुनः किसी बात से मेरी पीड़ा पहुंची हो और इस 2025 में मेरी भावनाओं से, मेरे शब्दों से, मेरे व्यवहार से किसी को पीड़ा पहुंची हो, किसी को जाने अनजाने में कोई कष्ट हुआ हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं। मैं उन अपने तमाम समर्थकों से, चाहने वालों को भी शुभकामनाएं देता हूं। हमारे तमाम आलोचक हैं, उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। वो भी स्वस्थ रहें, फिट रहें, स्वस्थ आलोचना करते रहें। पूर्वाग्रह से अच्छी बात नहीं होती है। तो मैं पुनः सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं, नए वर्ष की बधाई देते हुए ये उम्मीद करता हूं कि 2026 में आप और आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। आप अपने अपने कुछ संकल्प लेंगे, उस संकल्पों की तरफ आगे बढ़ेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप पेंशन मिशन में, इस आंदोलन में अपनी भूमिका अभी तक जो रही है उससे थोड़ा 10% और बढ़ाना होगा। 10% आपको और अपना समय देना पड़ेगा, 10% अपनी भूमिका और बढ़ानी पड़ेगी। आप सबसे इसी उम्मीद से कि नव वर्ष सभी के लिए सुखद हो, स्वस्थ हो, समृद्धशाली हो, स्वास्थ्यवर्धक हो, एक दूसरे की प्रेम, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे की आलोचना भी हो तो शब्दों की मर्यादा हो। यही लोकतंत्र है। भोजपुरी में एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, बिहार के साथी अगर जुड़े होंगे तो वहां जैसे मेरा अनुभव है कि कोई कठोर बात भी कही जाती, भाषा इतनी नम्र है, इतनी मिठास है कि कठोर बात भी बड़ा अच्छा लगता है। वो भाषा की अपनी विशेषता है। ऐसे तमाम भाषाओं में होगा, लेकिन मैं जिसको जानता हूं उसको बता रहा हूं। तो हमारी भाषा नम्र हो, आलोचनाओं को स्वीकार करने की सामर्थ्य हो और एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे से प्रेम, इस देश से प्रेम सबका बना रहे। इसी उम्मीद में आप सबको नमस्कार। पुनः नव वर्ष मंगलमय हो, सबके लिए अच्छा हो, बेहतर हो। जय हिंद। इसको आप सब लोग अपने अपने सोशल मीडिया साइट पर शेयर कर दीजिएगा, जहां तक पहुंच सके पहुंचाइएगा। नए वर्ष की यही है एक पैगाम कि हम सब भारत के लोग हैं, मिलजुल करके एक अच्छी संस्कृति, एक अच्छे माहौल में रहें। और आंदोलन को नए साल पर क्या रणनीति होगी उस पर हम लोग आगे प्लान करके फिर आपके सामने जल्दी ही मुखातिब होऊंगा और कैसे आंदोलन बढ़ेगा उस पर हम लोग नए साल में बात करेंगे। अलविदा 2025, शुभकामनाएं 2026। साथियों, इसी प्रकार की अपडेट्स और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लो और पास में जो बेल आइकन उस ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको हमारा नए वीडियो नोटिफिकेशन प्राप्त हो पाए।